नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। रुक करेंगे देवभूमि की खबरों का। सबसे पहले बड़ी खबर देहरादून से आ रही है। देहरादून में धामी कैबिनेट की बैठक लगातार जारी है। सीएम धामी की अध्यक्षता में यह बैठक हो रही है। बैठक में रखे जा सकते हैं कई प्रस्ताव। वित्त वर्ष 2024-25 के बजट पर भी मुहर लग सकती है। कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में इसका निर्णय लिया जाएगा। 90,000 करोड़ के बजट को मंजूरी मिल सकती है। कर्मचारियों और बेसिक शिक्षा नियमावली में संशोधन हो सकता है। यूजीवीएनएल के ढांचे के प्रस्ताव पर भी चर्चा हो सकती है। देहरादून में कैबिनेट की बैठक चल रही है और बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कर रहे हैं। बैठक में कई बड़े फैसले हो सकते हैं। बजट सहित कई अहम प्रस्ताव पास हो सकते हैं। कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। बैठक विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट पेश करने पर चर्चा की जाएगी। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी अनुज अवस्थी जुड़ गए हैं। अनुज, देखिए कैबिनेट बैठक चल रही है। आज क्या क्या अहम प्रस्ताव हैं जिन पर मुहर लग सकती है? बिल्कुल चारुल, इस समय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की कैबिनेट बैठक समाप्त हो गई है और कैबिनेट बैठक में करीब 1.5 दर्जन प्रस्तावों पर मुहर लगी है। 2023 और 24 के बजट की अगर बात करें तो करीब 90,000 करोड़ का जो बजट है उस पे कैबिनेट की मुहर लग गई है। क्योंकि 26 तारीख से और 1 तारीख तक विधानसभा का बजट सत्र, इस वजह से मीडिया प्रेस ब्रीफिंग नहीं की जाती है कैबिनेट बैठक की। लेकिन जो जानकारी निकल के सामने आ रही है कि उसमें 1.5 दर्जन प्रस्ताव ऐसे थे जिन पे धामी कैबिनेट की मुहर लगी हुई है। वन विभाग की अगर बात करें तो जिस तरीके से गुलदार लगातार पूरे उत्तराखंड में आतंक मचा रखा है, जगह जगह पे जो है लोग निशाना बन रखे, उसको लेकर के एक नियमावली में संशोधन किया गया है। इसके अलावा अगर बात करें ऊर्जा विभाग की नियमावली में संशोधन किया गया। बेसिक शिक्षा विभाग, चूंकि माध्यमिक और शिक्षा विभाग, तो शिक्षा विभाग की जो नियमावली है उसमें संशोधन किया गया और कई नए जो पद है वो सृजित किए गए। इसके अलावा अगर बात करें, चूंकि सौर ऊर्जा, लगातार इस बात को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बोल रहे थे और अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी इनिशिएटिव लिया है कि पूरे प्रदेश में अब सौर ऊर्जा को लेकर के एक अधिनियम बनाया गया, उसमें कैबिनेट की मुहर लग गई है। अब चूंकि जो पहाड़ के क्षेत्र हो या मैदान के क्षेत्र हो, वहां पे घर घर जाकर के सौर ऊर्जा की जो प्रोडक्ट है वो लगाया जाएगा। इस तरीके के तमाम करीब 1.5 दर्जन ऐसे मसले थे जिन पे कैबिनेट की मुहर लगाई गई है। फिल्म बोर्ड की अगर बात करें तो फिल्म बोर्ड को लेकर के भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यहाँ फिल्म सिटी बनाने को अनुज, लेकर ये भी समझना चाहेंगे आपसे कि अभी देखिए चारधाम यात्रा की शुरुआत होने वाली है। इसको लेकर क्या तैयारियां होंगी और इसके लिए किस तरह से बजट अलॉट किया जाएगा? क्योंकि तारीखों का तो ऐलान हो चुका है। बद्रीनाथ के द्वार खुल जाएंगे और उसके बाद चारधाम यात्रा जो है वो भी शुरू हो जाएगी। बिल्कुल चारुल, चारधाम यात्रा को लेकर के ये मुद्दा कैबिनेट में भी रखा गया था और कई पहले से भी ये मुद्दा सामने आ रहा था कि चूंकि जब बजट सत्र है 2023 और 2024 का बजट रखना है, तो चारधाम यात्रा की शुरुआत किस प्रकार से हो सके, उस पे कितना बजट जाएगा, तो उसके लिए भी बजट जारी किया जाएगा। चूंकि आज कैबिनेट की बैठक हुई और कैबिनेट बैठक के बाद करीब 26 से लगाकर और 1 तारीख तक बजट सत्र रहेगा। सबसे अहम मुद्दा, चूंकि विपक्ष भी इसमें निशाना साधता है और मुख्यमंत्री भी लगातार इस बात को बोलते अब नजर आ रहे हैं कि हमारी जो चारधाम यात्रा है वो उसकी तैयारियां लगभग हमने पूरी कर ली है। हाँ, बजट जैसे ही हमारे पास आता है तो चारधाम यात्रा की, चूंकि सड़कों की अगर बात करें, सड़कें भी लगातार पीडब्ल्यूडी विभाग से जहां जहां पे बची हुई हैं वहां पे सड़कें बनाई जा रही हैं और लगभग जितने भी श्रद्धालु या पर्यटक उत्तराखंड आ रहे हैं उनको सही एटमॉस्फेयर मिले। और ज्यादातर ये चूंकि हेली सेवा का लगातार प्रकरण सामने आ रहा था, तो अब जो नागरिक उड्डयन विभाग है उस उड्डयन विभाग से अब हेली सेवा, चूंकि राजधानी देहरादून से भी थी, फाटा से भी अगर बात करें या गुप्तकाशी से भी अगर बात करें, तो अब जो हेली सेवा कही जाएगी वो आपको हल्द्वानी से भी मिलेगी, वो आपको पिथौरागढ़ से भी मिलेगी। तो ये जो तमाम जगहों पे हेलीपैड बनाने का, करीब 18 जगहों पे हेलीपैड बनाने का मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का एक कहा जा सकता है कि एक मसौदा है, तो उसको लेकर के अब पूरे उत्तराखंड में 18 जगह हेलीपैड बनाए जाएंगे, जहां से तीर्थ यात्रियों को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो सके। इसको लेकर के चूंकि बजट भी अलॉट होना है, तो बजट सत्र में चारधाम यात्रा को लेकर के अलग से बजट अलॉट किया जाएगा कि ये बजट सिर्फ और सिर्फ चारधाम यात्रा में उपयोग किया जाएगा। तो पूरी कैबिनेट में चूंकि 1.5 दर्जन मसले थे, उन सब पे मुहर लगाई गई है। जी चारू। बहुत शुक्रिया अनुज इस तमाम जानकारी के लिए। तो चलिए कुछ और अहम जानकारियां दे देते हैं। धामी कैबिनेट की बैठक यूजीवीएनएल के ढांचे के प्रस्ताव पर चर्चा की जा सकती है। देहरादून में धामी कैबिनेट की बैठक जारी थी, लेकिन अभी खत्म हो चुकी है। कई अहम प्रस्तावों पर इसमें मुहर लग चुकी है और इसी के साथ देखिए तमाम अपडेट्स हम आपको दे रहे हैं। चारधाम यात्रा के बारे में हमने जिक्र किया, चारधाम यात्रा भी बहुत जरूरी है और इसके लिए जो बजट अलॉट किया जाएगा, तो बैठक खत्म हो चुकी है और इसमें कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग चुकी है। वहीं उत्तराखंड भाषा संस्थान ने देहरादून में उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान समारोह का आयोजन किया और इस समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। उत्तराखंड भाषा संस्थान की ओर से आयोजित साहित्य सम्मान समारोह में 10 साहित्यकारों को सम्मानित किया गया। इन साहित्यकारों को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सम्मानित किया। दीर्घकालीन साहित्य सृजन के लिए साहित्यकार लक्ष्मण सिंह बिष्ट को सुमित्रा नंदन पंत साहित्य गौरव और डॉक्टर सुशील उपाध्याय को कथा साहित्य के लिए शैलेश मटियानी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस मौके पर अलग अलग भाषाओं में लिखे पुराण पुस्तक का विमोचन किया गया। ये जो सम्मान दिए गए हैं साहित्य और पत्रकारिता में काम करने वाले लोगों का सम्मान किया गया, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि सरकार समाज में हो रहे कार्यों का मूल्यांकन कर रही है। और जहाँ तक पत्रकारिता की बात है तो ये मातृभाषा गढ़वाली में दिया गया सम्मान है। ये बहुत गौरव की बात है कि ऐसे समय में जब भाषाएं संकट के दौर से गुजर रही हैं, पूरी दुनिया की भाषाएं संकट में हैं, ऐसे समय में मातृभाषाएं लोक भाषाओं को के लेकर के जो सरकार ने पहल की है, विशेष रूप से उत्तराखंड भाषा संस्थान की जो यह पहल है बहुत महत्वपूर्ण है। आज हमारा उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान का जो एक बहुत ही बड़ा सम्मान है, जिसमें प्रशस्ति पत्र, हमारे स्मृति चिन्ह और 1 लाख का पुरस्कार भी है, वो आज 10 साहित्यकारों को दिया गया है। अलग अलग विधाओं में ये पुरस्कार है, जैसे कुमाऊनी, गढ़वाली, उर्दू, हिंदी और पंजाबी और जो हमारी लोक भाषाएं हैं सभी उसमें कवर्ड हैं। और कुछ पुस्तक स्पेसिफिक पुरस्कार हैं और साथ में कुछ दीर्घकालीन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स हैं। इसमें फायर सीजन को लेकर के हम पूरी तरह से तैयार हैं। आपने देखा इस वर्ष पहली बार विंटर्स में भी जंगलों में कहीं ना कहीं आग लगी, क्योंकि बारिश नहीं थी, मॉइस्चर लेवल खत्म हो गया था। विगत दिनों जो पानी बढ़ा इससे कहीं ना कहीं मॉइस्चर लेवल बढ़ा है। और अगर आप पिछले 2 वर्षों के आंकड़े देखेंगे तो 22-23 में ये हम लोग और वर्षों के मुकाबले 50% तक अंकुश पड़ने में सफल हुए और विगत वर्ष मात्र और वर्षों के मुकाबले 20% ही वनाग्नि की घटनाएं हुई है। तो हमारा वही प्रयास रहेगा कि वनाग्नि घटनाएं निरंतर कम होते रहे और इसीलिए इसमें जन सहभागिता, मैंने कहा बिना जन सहभागिता के किसी भी आपदा को आप रोक नहीं सकते। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास परिसर में आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में लोक सेवा आयोग की ओर से लेखा परीक्षक के पद पर चयनित 51 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। इस मौके पर वित्त मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने सभी नवनियुक्त कार्मिकों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि अब वो उत्तराखंड शासन प्रशासन का हिस्सा बनने जा रहे हैं और सभी सच्ची लगन और मेहनत से अपने कार्य को निपुणता से करेंगे, इसकी उन्होंने अपेक्षा की। लेखा परीक्षक अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। सीएम धामी ने सभी को नियुक्ति पत्र वितरित किए। 51 अभ्यर्थियों को दरअसल नियुक्ति पत्र वितरित किए गए हैं।
बनभूलपुरा हिंसा में मजिस्ट्रेट ने जांच शुरू कर दी है। कुमाऊं कमिश्नर ने 6 अधिकारियों को नोटिस दिया है। डीएम, एसएसपी, नगर आयुक्त हल्द्वानी से जवाब मांगा गया है। जवाब के लिए 1 हफ्ते का समय दिया गया है। 8 फरवरी को हल्द्वानी के बनभूलपुरा थाना इलाके में हिंसा हुई थी। इसकी मजिस्ट्रेट जांच शुरू हो गई है। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने बनभूलपुरा घटना की जांच के संबंध में डीएम, एसएसपी समेत 6 ऑफिसर्स को नोटिस जारी किए और 1 हफ्ते में जवाब मांगा है। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने कहा कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच शुरू कर दी गई है, जिसके बाद जांच रिपोर्ट शासन को भेजी जाएगी। सभी अधिकारियों को अगले सप्ताह में अलग अलग दिनों में उपस्थित होकर घटना के संबंध में अपना पक्ष और साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए समय दिया गया है। हल्द्वानी हिंसा के दौरान बनभूलपुरा में बड़ी संख्या में पेट्रोल बम का इस्तेमाल किया गया। पुलिस इसको लेकर सख्त रुख अपनाने जा रही है। पर्वतीय पेट्रोलियम एसोसिएशन ने प्रशासन से कहा है कि बिना आधार कार्ड और प्रूफ के पेट्रोल पंप से किसी भी व्यक्ति को पेट्रोल नहीं दिया जाए। उन्होंने आगे कहा कि अभी पेट्रोल पंप 4 साल पहले डीएम की ओर से जारी किए गए निर्देश पालन कर रहे हैं, जिसमें पूर्व डीएम में किसी को भी बोतल में पेट्रोल ना देने का आदेश जारी किया था। लिहाजा अब ऐसी घटनाओं को देखते हुए बहुत जरूरी हो गया है। नैनीताल के एसएसपी ने कहा कि हल्द्वानी हिंसा में पेट्रोल पंप का प्रयोग होने के बाद यह सुनिश्चित कराया जा रहा है कि पेट्रोल का दुरुपयोग किसी भी तरह के अपराध में ना हो सके। देखिए, इस प्रकरण के बाद में हमने खास तौर से कुछ पेट्रोल पंप का सीसीटीवी फुटेज उठाया है और ऐसे पेट्रोल पंप जो इस तरीके से खुले में पेट्रोल दे रहे हैं लोगों को, उनके खिलाफ हम अपने स्तर से और जिला प्रशासन के स्तर से भी कार्रवाई करवा रहे हैं ताकि भविष्य में इस तरीके से पेट्रोल का दुरुपयोग नहीं हो और इस तरीके की घटनाओं में पेट्रोल यूज नहीं। देखिए, पेट्रोल पंप में पूर्व जिलाधिकारी द्वारा एक बार आदेश दिए गए थे गत 4 वर्ष पहले कि बोतल में और जरिकेन में तेल ना दिया जाए, तो उसका पूरा अनुपालन पेट्रोल पंप स्वामी कर रहे हैं। हाँ, कभी कभी अपरिहार्य परिस्थिति में किसी लेडीज़ की, किसी बच्ची की स्कूटी खड़ी हो जाती है रास्ते में या किसी बुजुर्ग की बाइक खड़ी हो जाती है, वो मजबूर हो जाता है, तो उस पे हमारा ये सुझाव था जिलाधिकारी महोदय और एसएसपी को कि आप एक ऐसा आदेश निर्गत करें कि अगर कोई ऐसी मजबूरी का आदमी आ जाता है तो पेट्रोल पंप में हमारे पास एल्युमिनियम का कंटेनर उपलब्ध रहता है, उसमें वो अपनी आईडी दे करके और फ़ोन नंबर दे करके और उस कंटेनर की सिक्योरिटी जमा करा करके वो पेट्रोल ले जाए। वो ऐसी अपरिहार्य परिस्थिति में दिया जाए जैसे कि पंप के सेलमैन को या स्वामी को, मैनेजर को पता लगे कि हाँ वास्तव में इसको परेशानी है। ये क्यों देना पड़ा ये सुझाव आपको? इसलिए देना पड़ा है कि लोग आते हैं, बोतल में पेट्रोल मांगते हैं, हम लोग दे नहीं पाते आदेश की वजह से, तो आए दिन पेट्रोल पंपों में झगड़े होते हैं कि पेट्रोल क्यों नहीं दे रहा। तो उसके बाद उसके लिए कई बार हुआ भी है, 1-2 पेट्रोल पंपों में मुकदमा भी दर्ज हुआ, मारपीट भी हुई है। तो हमारा ये सुझाव है कि उसमें आईडी और वो उनका नंबर ले करके ऐसे आदेश दे दिए जाएँ ताकि जिससे वो चिन्हित हो पाए और पेट्रोल का दुरुपयोग ना हो पाए। पेट्रोल पंप लोकसभा चुनाव को देखते हुए सभी राजनीतिक दल अपने अपने खेमे को मजबूत करने में जुट गए हैं। सभी दलों के पास एक सबसे बड़ा सवाल यह है कि वो अपनी पार्टी के तरफ से किससे अपना उम्मीदवार घोषित करेंगे। इस बार उत्तराखंड के 5 लोकसभा सीट में से कुछ एक सीट पर नए युवा चेहरे उभर कर सामने आ सकते हैं। महिलाएं भी अपनी प्रबल दावेदारी करती नजर आ रही हैं और इसी को देखते हुए हरिद्वार से सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि बीजेपी हमेशा युवा और महिलाओं के हितों की रक्षा करती आई है। युवा हमारी शक्ति है और महिलाओं के लिए तो बीजेपी ने 33% आरक्षण की व्यवस्था कर दी है। उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में सिर्फ 4 जातियां, महिला, युवा, गरीब और किसान की बात कही है। कि युवा तो हमारी शक्ति है और महिला के लिए तो आरक्षण कर दिया। मैं सोचता हूँ महिलाओं के लिए 33% का आरक्षण, ये जो महिला जो शक्ति का जो बंधन हुआ है, उनका जो अभिनंदन हुआ है, तो निश्चित रूप में भारतीय जनता पार्टी के लिए महिला, प्रधानमंत्री ने भी कहा
इस देश में केवल 4 जातियां हम मानते हैं। एक महिला है, एक युवा है, एक गरीब है और एक किसान है, और इन 4 क्षेत्रों में हमको काम करना है। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित हुए। इसके बाद देहरादून में पार्टी कार्यालय पहुंचे, जहां पार्टी कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। इस दौरान भट्ट ने कहा कि नेतृत्व के विश्वास, कार्यकर्ताओं के स्नेह और सीमांत क्षेत्रवासी होने के नाते ये दायित्व उनके लिए पीएम मोदी का परितोषक है। साथ ही उन्होंने अगले 100 दिन कोई विश्राम न लेने के पीएम मोदी के संकल्प को आगे बढ़ने का आह्वान किया। देखिए, कार्यकर्ताओं का उत्साह है और मैं अपने नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूं कि नेतृत्व ने मुझे योग्य समझा। मैं देवभूमि के सीमांत क्षेत्र का कार्यकर्ता हूं और मैं विश्वास दिलाता हूं जो अपेक्षाएं इस संगठन ने मुझसे की है, मेरे नेतृत्व ने मुझसे की है, प्रदेश की जनता की जो अपेक्षाएं हैं उन पर मैं खरा उतरने का प्रयास करूँगा। खास आपदा क्षेत्र हमारा रहता है, अनेकों समय पर इस प्रकार की परिस्थितियां निर्माण होती है कि जन को सहयोग की आवश्यकता होती है। तो मेरा प्रयास रहेगा, आपदा के समय हो चाहे सड़कों के क्षेत्र में, अनेकों जो विषय छूट गए हैं, जो विकास के लिए आज भी जनता उस विकास को देखना चाहती है, उसके लिए मैं प्रयासरत रहूंगा। हरिद्वार में शिव भोला कावड़ विक्रेता संघ की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित हुआ। शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन गुरु गोरखनाथ मंदिर प्रांगण में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथियों ने नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को कर्तव्य और निष्ठा की शपथ दिलाई। इस संगठन का गठन इसलिए भी किया गया ताकि कावड़ विक्रेता सम्मान से अपना व्यापार कर सके और साथ ही शोषण से बच सके। मुख्य अतिथि जगदीश लाल पाहवा ने बताया कि मेले के दौरान होने वाली अव्यवस्थाओं को व्यवस्थित करने के लिए संगठन का गठन किया गया है। एक कुछ परेशानियां आ रही थी कावड़ मेले के दौरान। सावन में कावड़ मेला आता है, एक शिवरात्रि का कावड़ मेला आता है, साल में 2 मेले आते हैं हरिद्वार के अंदर। इसमें दिक्कत परेशानियां रहती हैं थोड़ी। कावड़ जो काम करते हैं सारे कावड़ से जुड़े हुए लोग हैं ये। तो आज संगठन का एक गठन करके जो सब लोगों को बुलाया है, इनको आगे के विचार, अपनी विचार, इनको कैसे मेला करना है, कैसे परेशानियों से जो हमारे को से निजात मिलेगी, हम लोग इसमें संरक्षक के रूप में बने। अव्यवस्थाएं हो जाती थी, उसको व्यवस्थित करने के लिए संघ का ये संगठन बना है। इसमें जो भी व्यापारी हैं वो एक नियमानुसार, पुलिस प्रशासन के अनुसार, डायरेक्शन के हिसाब से। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।